भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी में आई बड़ी गिरावट। कितने पॉइंट की? 250 पॉइंट से भी ज्यादा। सेंसेक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कितने पॉइंट की? 650 पॉइंट से भी ज्यादा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है 7 समंदर पार बैठे हुए अमेरिकी की इकोनॉमी में। अब वो ये कैसे? फिच नाम की कोई एक रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने अमेरिका की जो रेटिंग है उसे ट्रिपल ए से डबल ए प्लस कर दिया, उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और बस उसके चलते हमारी स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई। ऐसे ढेर सारे रीजंस आपको लोग बताएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई निफ्टी 200 पॉइंट गिरा, इसका मतलब कितने परसेंट गिरा? सिर्फ 1%। पिछले 5-6 साल पहले अगर 200 पॉइंट गिर जाता था तो 2-3% की गिरावट हम मानते थे, लेकिन आज 200 पॉइंट का कोई मायने नहीं है, सिर्फ 1% की गिरावट है कि नहीं? तो आपको ना ये जो गिरावट हो रही है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। भाई मुझे बताओ, अगर आपकी कार है, इंडिया में वैसे आजकल काफी जबरदस्त हाईवे बन रहे हैं, तो आपने गाड़ी बस पेल के चले 900 किलोमीटर, आपने बस 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चले 7-8 घंटे के लिए चले, क्या होगा? गाड़ी का इंजन जो है वो गर्म हो जाएगा, गाड़ी को आपको साइड में लगाना पड़ेगा, फिर आप मस्त गाड़ी से उतरोगे, चाय वाय पियोगे, उसके साथ में ब्रिटानिया का बिस्किट खाओगे। अगर आप डायबिटिक हो तो आपके शुगर का तो पता नहीं, लेकिन ब्रिटानिया का स्टॉक जरूर बढ़ जाएगा। वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो ब्रिटानिया का स्टॉक बढ़ेगा, आपकी नींद खुल जाएगी, आप फिर से गाड़ी लोगे, इंजन ठंडा हो गया, आपकी नींद खुल गई, आप अपने डेस्टिनेशन पे चले गए। डेस्टिनेशन कहां जाना है? आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया है, मुझे यहां तक जाना है। कब पहुंचोगे वो भी आपका कैलकुलेशन है, 10 घंटे में नहीं तो 12 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में आपको भी एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, कितने साल में उसको इकट्ठा करना है। अगर 10 साल में करना है तो शायद 11-12 साल में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। आपको भरोसा किस पे करना है? आपकी जो कार है उसके ऊपर आपको भरोसा करना है। और इन्वेस्टिंग में आपकी कार जो है वो कौन है? इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ, ये है आपकी कार। अब इस ग्रोथ स्टोरी पे आपको भरोसा क्यों करना है, इसके भी मैं कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप 2013 में अगर देखते तो हमारी डोमेस्टिक जो एयर पैसेंजर की जो संख्या थी वो थी तकरीबन 11.5 करोड़ के आसपास, और आज 2023 में 11.5 करोड़ से बढ़ के वो हो चुकी है 27 करोड़। इसका मतलब क्या? डबल से भी ज्यादा लोग आजकल एरोप्लेन से यहां से वहां ट्रांजिट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो भाई पैसे वाले लोग ही जाया करते थे प्लेन से, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहरुख खान, आमिर खान, लेकिन आजकल आप और हम जैसे जिनका पेमेंट उतना ज्यादा नहीं है वो लोग भी एयरपोर्ट में जाने लगे हैं, एरोप्लेन से यहां से वहां जाने लगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपने टाइम की जो वैल्यू है ना वो पता चल गई। अगर एरोप्लेन से जाके ये लोग 2 दिन का भी वक्त अगर बचा लेते हैं ना, तो ये अपना 5 से 10 हजार रुपए की जो सैलरी है उसे बचाएंगे। अगर बिजनेस है तो 10,000 का बिजनेस ये बचा लेंगे। ये इन लोगों को पता है, और इसके चलते ये जो इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक पैसेंजर का वो उसी के कारण हुआ है। और एक रीजन है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी तगड़ा हुआ है। और एक मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो हमारे हाईवेज के कंस्ट्रक्शन जो था 2013 में, वो साल में होता था कितना? 80,000 किलोमीटर के आसपास, और आज कितना है? 1.5 लाख के आसपास जो है हमारे हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब ये हाईवेज हो गया, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी इकोनॉमी को अगर हाई रेट से ग्रो करना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो साउंड होना काफी जरूरी है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है इंडिया में काफी अच्छा चल रहा है, और इसके चलते आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी ये बूम में होने वाली है। ये आपको किसी ज्योतिषी ने या फिर एक्सपर्ट ने बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक मैं फैक्ट फिगर बताना चाहूंगा कि 2018 में जब जीएसटी कलेक्शन होता था उसकी कितनी अमाउंट होती थी? 7.5 लाख करोड़ के आसपास साल की जीएसटी कलेक्शन हुआ करती थी। अब आज क्या है? 2023, यानी ज्यादा साल नहीं हुए, 5 साल हो चुके हैं। अब आज की जीएसटी कलेक्शन कितनी है? आज की जो जीएसटी कलेक्शन है वो है 18 लाख करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा होगी पिछले 5 साल में। अब जीएसटी कलेक्शन ज्यादा कब होगी? सिंपल लॉजिक है, 2 चीजों की वजह से। सबसे
पहली जो चीज है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों को ज्यादा पेमेंट मिल रही है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, एक तो या तो उसकी वजह से आपकी जीएसटी कलेक्शन बनेगी, या फिर आपकी जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मलाइज्ड हो रही है। इसका मतलब क्या कि पहले जो बिजनेसमैन थे जो कैश में बिजनेस करते थे, वो अब क्या कर रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन पे करके प्रॉपरली व्हाइट मनी, प्रॉपरली वो फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं। इसके वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। अब जब इतने सारे लोग फॉर्मलाइज इकोनॉमी में आ रहे हैं तो इसका ज्यादा फायदा किसको होगा, बैंक्स को। अब बैंक्स में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेवेन्यू है साल का, वो तकरीबन है 3.5 लाख करोड़ के आसपास। अब उसके बाद में जो प्राइवेट दिग्गज बैंक्स है, जिसे हम एचडीएफसी बैंक कहेंगे, आईसीआईसीआई बैंक कहेंगे, उनका कितना हो सकता है रेवेन्यू, तो उनका रेवेन्यू ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आधे से भी कम है। एचडीएफसी का है 1,71,00,000 करोड़ के आसपास और आईसीआईसीआई का है 1.5 लाख करोड़ के आसपास। इसका मतलब क्या कि आगे आने वाले दिनों में इन बैंक्स को बढ़ने के लिए कितना स्कोप है। और हमेशा से इकोनॉमी में देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो पीएसयू बैंक का जो शेयर है उसे लेने की कोशिश करेगा, तो प्राइवेट बैंक का भी रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा, तो उन स्टॉक को भी फायदा हो सकता है। तो आपको ना ये दूर दराज की जो बातें हैं, 2% गिर गया, 3% गिर गया ना, इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखना है। अरे कोरोना में आपका सेंसेक्स कितना गिर गया था, 30%। तो 30% के सामने तो 1% कुछ भी नहीं है। आपको अपना विजन क्लियर रखना है। मैं तो कहूं कि आप भगवान से दुआ कीजिए कि और 4-5% गिर जाए। क्यों? क्योंकि वो सही वक्त होगा कि आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर कैश ऑन करो। आपको अपनी एसआईपी तो शुरू रखनी है, उसमें कोई आपको बाधा नहीं डालनी है। क्यों? मैं बताना चाहता हूं कि हिस्टोरिकली देखा गया है, एसआईपी चाहे आप मार्केट टॉप में शुरू कीजिए, मिडल में शुरू कीजिए, बॉटम में शुरू कीजिए, या फिर हेल में जाके शुरू कीजिए, कहां पे भी शुरू कीजिए, आपको रिटर्न्स उतने ही मिलेंगे अगर आपने अपनी जो एसआईपी है उसे 8 साल, 9 साल, 10 साल कंटिन्यू किया, तो आपको 11-12% के ही रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। अब ये लॉन्ग टर्म से भी याद आया कि भाई लॉन्ग टर्म सब लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कितना साल रखना चाहिए लॉन्ग टर्म, यानी मेरे लिए तो भाई 8 दिन ही लॉन्ग टर्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म यानी मिनिमम 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? यह हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इसका भी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो चार्ट है ये व्हाइट ओक नाम की एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका जो हिस्टोरिकल डेटा है वो बता रहा है कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1996 से लेकर 2023 तक अगर कंटिन्यूस 8 साल के लिए एसआईपी की होती तो आपकी 0% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट निगेटिव में जाएगी। कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है? 0%। और अगर आप मीडियन रिटर्न यानी एवरेज रिटर्न्स अगर देखोगे तो आपको 14% के एवरेज रिटर्न्स आसानी से मिल जाते हैं अगर आपने एसआईपी 8 साल, 10 साल या फिर 12 साल की लेगी। चलिए 14% नहीं मिलेगा, कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चले तो 11-12% तो आपके रिटर्न्स बनने ही बनने हैं, जो कि एफडी से काफी ज्यादा है, हमारे इन्फ्लेशन से भी काफी ज्यादा है। तो आपको ना एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? नहीं है तो निकालिए। टर्म इंश्योरेंस है? नहीं है तो जाके निकालिए। इमरजेंसी फंड है? वो भी नहीं है तो पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद में स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। अगर आपका ये जो बेस है ना ये स्ट्रांग रहेगा तो स्टॉक मार्केट 2%, 3%, 5% जितना नीचे गिरेगा उतना आपको खुशी होना चाहिए, उतना आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो लमसम अमाउंट है ना उसे झोंक दीजिए स्टॉक मार्केट में, शांति से बैठिए। 8 साल, 10 साल, 12 साल आपकी वेल्थ जरूर जनरेट होगी। ये जो बीच बीच में ऊपर नीचे जो मार्केट होता है उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और इन्वेस्टमेंट करते रहना है। स्टे इन्वेस्टेड एंड बी हैप्पी। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।